शोध पद्धति क्या है और लीगल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, क्यों अपन लीगल एजुकेशन हासिल करते हैं। तो विधिक शिक्षा एक प्रोफेशनल ये है कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। तो जो विधि की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, विधिक स्नातक लॉ ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो ये उपाधि इसलिए ये लोग करना चाहते हैं कि विधि के क्षेत्र में आगे बढ़ें। क्या कैसे, जैसे वकील बनते हैं, सरकारी वकील, बचाव पक्ष के वकील, लॉ ऑफिसर, लीगल एडवाइजर, लेबर ऑफिसर, इस तरह सिविल जज, बहुत सारे ऐसे ये हैं पोस्ट हैं जो लॉ ग्रेजुएट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। कई यानी लॉ के क्षेत्र में बहुत सारे कैरियर हैं, यहाँ तक कि सर्विस में भी, जैसे बीएसपी में हो तो वहाँ लेबर ऑफिसर लॉ ऑफिसर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं यदि आप एलएलबी कर लिए हो तो जो लॉ का नॉलेज है वो कहीं भी उपयोग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वकील ही बनेंगे या जज ही बनेंगे। तो लॉ स्नातक करने के बाद अपन कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होगा लीगल एजुकेशन का? तो लीगल एजुकेशन का उद्देश्य ये है, महत्वपूर्ण उद्देश्य पहला है मानव समुदाय की चहुमुखी विकास। विधिक शिक्षा का पहला उद्देश्य है कि विधि के छात्रों को मानव समुदाय की चहुमुखी विकास की उन्नति के लिए आवश्यक माना गया है। इस उद्देश्य के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, विधि परिषद एवं जो संबंधित संस्थाएं हैं इस बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक हैं कि विधि की जो शिक्षा है एक उचित वातावरण का निर्माण किया जाए, लॉ पास करके लॉ ग्रेजुएट करके एक अच्छे वातावरण का निर्माण किया जाए। तो इस उद्देश्य के लिए ये संस्थाएं जो हैं अपनी नीतियां और कार्यक्रम को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सुधार कर रहे हैं, संचालन कर रही हैं, लोगों तक जागरूकता को फैला रही हैं कि कैसे लॉ ग्रेजुएट होके हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या है कैरियर हमारा। तो ये हो गया मानव समुदाय का चहुमुखी विकास, यानी चारों तरफ से विकास होता है। यदि कोई लॉ ग्रेजुएट कर लेता है उसके बाद भले ही वो दूसरी नौकरी में हो, कोई उसकी शॉप वगैरह हो, प्रोफेशनल कोई व्यावसायिक हो, लेकिन फिर भी उसका जो मानसिक विकास होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा है विधिक शिक्षा पद्धति। विधिक शिक्षा पद्धति में एडवोकेट एक्ट जो है 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दोनों ही दिलचस्पी रखती हैं। क्या दिलचस्पी रखती हैं? कि विधिक शिक्षा लीगल एजुकेशन को विनियमित किया जाए और इसमें सुधार किया जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्तमान में जो विधि विधायनी व्यवस्था और कमियों और कमजोरियों को चिन्हित किया है, कहाँ कहाँ पर वीकनेस है, कहाँ कहाँ पर हमारी कमजोरियां हैं, तो समय समय पर ये उसमें निर्देशित करके सुधार भी कर रहे हैं। इन कमियों को दूर किया जा रहा है। कैसे दूर किया जा रहा है? विधिक शिक्षा के स्तर में सुधार करके। जैसे एलएलबी है, 3 ईयर कोर्स है, अभी 12वीं के बाद 5 ईयर कोर्स है। 5 ईयर में क्या होता है, उनको पूरी तरह से ट्रेन कर दिया जाता है। फर्स्ट सेम से ही इनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, कोर्ट जाने की शिक्षा दी जाती है। जब भी 5 साल का कोर्स करके निकलते हैं बच्चे, प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं तो इनको सारा नॉलेज हो जाता है। जैसे बीएसपी में, शिक्षण संस्थान में और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और जितने भी एनजीओ हैं वहाँ सब ये जा जाके अपने प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कर लेते हैं। तो और नियमित रूप से सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है। जनरल्स और विधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। इसमें आप लोग अपना ये देते हैं, आर्टिकल देते हैं, तो वैसे ही नॉलेज बढ़ते जाता है। विधिक सहायता कार्यक्रमों का आयोजन करना, ये सब कार्यक्रम में भागीदारी बच्चों की होती है और ये बहुत आगे बढ़ते हैं। तीसरा है लोकतंत्र और संवैधानिक सरकारों को आगे बढ़ाना। तो बीसीआई ने जो विधिक शिक्षा लीगल एजुकेशन को प्रभावशाली बनाने के लिए जो नियमों की रूल रेगुलेशन की रचना की है उसको 1982 में लागू किया गया जून में। और इसके द्वारा जो पेशेवर शिक्षा है, प्रोफेशनल एजुकेशन है और अन्य शिक्षा है, इस दोनों को पार्टीशन कर दिया गया है। तो इनकी रचना और इन्हें लागू करने का उद्देश्य यह है कि देश में लोकतंत्र में संवैधानिक सरकारों को आगे बढ़ाया जाए। चौथा है व्यवहारिक उपयोगिता। अब क्या ये है व्यवहारिक जीवन में? तो 1982 के बाद जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और यूजीसी ने भरसक प्रयास किया कि जो लीगल टीचर है, जो विधिक शिक्षक है, एक पेशेवर शिक्षण के रूप में स्थापित हो। कि पहले वकील लोग पढ़ाते थे,
तो वकील लोग पढ़ाते थे तो उनको अपने क्लाइंट के पास जल्दी जाने की जरूरी रहती, क्लाइंट आके बैठा होगा, कोर्ट जाना है, तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाते। यदि शाम की क्लासेस थी तो वो कोर्ट से थके आए रहते थे, बच्चों को उस टाइप शिक्षा नहीं दे पाते थे, क्योंकि जब मानसिक थकान, शारीरिक थकान बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम सामने वाले को क्या शिक्षा दे पाएंगे। तो इस तरह से इसको ये सुधार किया गया कि जो मास्टर ऑफ लॉ हैं, जो पीएचडी हैं, नेट स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, वही लॉ के टीचर बन सकते हैं। तो इस तरह इसमें सुधार किया गया और इसके सिलेबस में भी सुधार किया गया। जो जैसे मैंने अपने हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में सुधार किया कि फर्स्ट सेम से 6 सेम तक हर बच्चे 15 दिन कोर्ट जाएंगे, 15 दिन कोर्ट जाएंगे, कम से कम ये 30, 60, 90 दिन हो गया। 90 दिन में ये कोर्ट को समझेंगे क्या है, और जैसे ही इनको लाइसेंस मिलेगा ये अपना केस लेके खुद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब लॉ ग्रेजुएट होकर हम लाइसेंस लेके जाते हैं तो कोर्ट को समझने में ही टाइम लगता है, कौन कौन सा कोर्ट है, क्या है, कहाँ कौन सा केस पेश होगा, कहाँ कौन सा केस, तो ये इनको पढ़ते पढ़ते ही सारा कुछ नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद ये डायरेक्ट अपना केस लड़ सकते हैं। तो विश्वविद्यालय ने न्यायाधीशों को भी कहा है कि इस प्रकार की जो सेवाएं हैं इनका महान उद्देश्य पूर्ण हो सके, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। तो हम लोग को इनसे परमिशन लेना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट जज से, डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज से, कि हम अपने बच्चों को सेशन कोर्ट का जो केस है उसमें भेज रहे हैं और इनको अनुमति दी जाए। तो इनको अनुमति दी जाती है और 15-15 या 10-10 जैसा भी ग्रुप रहता है वैसा अपन कोर्ट भेजते हैं, तो इनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है। तो ये हो गया विधिक शिक्षा के उद्देश्य, क्या उद्देश्य हैं। तो ये इसमें भारतीय विधि आयोग ने ये कहा है 184वीं रिपोर्ट में 2002 में इन्होंने पेश किया कि विधिक शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण पर विधिक शिक्षण सुधार में क्या क्या सुझाव दिए। पाठ्यक्रम विकास समिति 1988-19 LLB और LLM के पाठ्यक्रम को पुनरीक्षित करने का और सुव्यवस्थित आधार प्रदान करने का, इसके लिए उन्होंने पहल की। बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2001 में कहा कि एक आदर्श पाठ्यक्रम संचालित किया जाए जो छात्रों के व्यवहारिक शिक्षा के लिए पूर्ण हो, और उन्हें अंगीकार भी किया गया उसी समय। और सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकरण में उस्मानिया विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ बनाम वर्सेस आंध्र प्रदेश AIR 1987 SC 2034 में यह कहा है, रेखांकित किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देश की शैक्षणिक जीवन को स्वरूप देने की एक महती भूमिका है। यानी UGC जो है देश के शैक्षणिक जीवन को बहुत ही अच्छा स्वरूप देने के लिए भूमिका निभा रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कई नियमों की रचना की है जिससे विधिक शिक्षा प्रगतिशील, उच्च एवं मापदंड पूर्ण हो सके। यद्यपि देश के कितने भी विश्वविद्यालय हैं वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं ताकि विधिक शिक्षा का स्तर कायम रह सके, परंतु इन निर्देशों का व्यवहारिक स्वरूप ये है कि इसका पालन गहराई से किया जाए। यदि गहराई से नहीं किया जाएगा तो उस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की मान्यता रद्द की जा सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि उच्च एवं विधिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का भार अधिक गहराई से और लगन से पालन किया जाना चाहिए। तो प्रश्न ये नहीं है कि देश के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों और नियमों का पालन कर रहे हैं, परंतु सवाल ये है किस सीमा तक पालन कर रहे हैं। ईमानदारी पूर्ण तरीकों का पालन किया जा रहा है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए संपूर्ण ईमानदारी आवश्यक है। तो ये तो हुए विधिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इस पद्धति का प्रचलन कायम है और ये लोकप्रिय भी है। जैसे लेक्चर मेथड अपन क्लास में जाके लेक्चर देते हैं, तो ये भारत में ही नहीं पूरे यूरोपीय और अमेरिका देशों में इस पद्धति को अपनाया गया है। क्योंकि जब अब हमारे यहाँ सेमिनार होता है या संगोष्ठी होती है, दे दो ना उसको, कॉपी करके दे दो। ये तो इसको में भी विद्वानों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। और कैसे ये करते हैं, इसकी भारी भरकम रकम भी दी जाती है। जैसे अभी मैं यहाँ DP विप्र कॉलेज बिलासपुर गई थी नेशनल सेमिनार में, वहाँ भी कई लोगों को बुलाया गया था। उन लोग को कुछ राशि, बैग और मोमेंटो दे रहे थे जिन्होंने अपना ये दिया, तो स्पीच दिया। बंद कर दे भानुमति, थोड़ा एक स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है रिसर्च स्कॉलर को और अन्य लोगों को कि अपना आर्टिकल पेश करे या स्पीच दे।
तो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर विधि के पाठ्यक्रम के लिए ये जो मेथड है बहुत व्यवहारिक, सरल और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में बहुधा उपयोग में लाया जाता है। और जो लेक्चर मेथड है वो सैद्धांतिक ज्ञान दिए जाने के मामले में भी उपयोगी है। सिद्धांत का ज्ञान नहीं रहेगा तो व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे होगा। तो ये छात्रों के लिए रुचिपूर्ण भी सिद्ध होता है और उच्च शिक्षा की पढ़ाई के कई उद्देश्यों को पूर्ति करती है। तो विधिक शिक्षण में कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिसकी पूर्ति करती है? जैसे अपन लेक्चर देने गए हैं क्लास में, यदि बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर डाउट है तो वो तुरंत खड़े होकर पूछ सकते हैं। तो लेक्चर मेथड को सबसे अच्छा मेथड कहा गया है। तो कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिसकी ये पूर्ति करते हैं? पहला है, ये पद्धति सुव्यवस्थित रूप से ताजा सूचना प्रदान करती है। तुरंत जितना नॉलेज उस टीचर को होगा वो तुरंत पेपर में पढ़ के, न्यूज में देख के वो तुरंत बता सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है इस केस में, या हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, अमुक हाई कोर्ट ने। तो इस तरह से ताजा सूचना तुरंत प्रदान करती है और सभी क्षेत्रों में यह ज्ञान उपलब्ध कराती है। हर क्षेत्र का ज्ञान होता है इससे। विधिक शब्दावलियों, सूत्रों को स्पष्ट करती है। जैसे जो कोर्ट नहीं गए हैं वो लीगल लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते हैं, और लीगल लैंग्वेज को जानना, कोर्ट की भाषा को जानना और पुस्तक से पढ़ना बहुत अंतर है। तो लीगल नॉलेज इससे हो जाता है, विधिक शब्दावलियों का ज्ञान हो जाता है। संविधियों और अन्य तकनीकी शब्दों के निर्वचन में यह सहायक होती है। निर्वचन, इंटरप्रिटेशन आप लोग पढ़े हैं। तो इंटरप्रिटेशन मतलब हम कोई भी बात बोलते हैं उसके द्विअर्थी शब्द होते हैं। द्विअर्थी शब्द एक हमको हमारे लाभ के लिए होता है, एक हमको क्षति पहुंचाता है। तो हम ऐसे चीजों का उपयोग करेंगे। कानून जो लिखी गई भाषा है कानून में, तो जो एक शब्द जो हमको फायदा पहुंचाता है, समाज के अधिकतर लोगों को फायदा पहुंचाता है, उसको हम स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। पांचवा है, छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए यह पद्धति बहुत उपयुक्त है। जैसे मैं बताई कि अभी क्लास चल रही तो जो डाउट्स हैं वो सामने पूछ सकते हैं और तुरंत उनकी जिज्ञासा या जो अंदर मन में है वो तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो कक्षा में यह पद्धति सबसे अच्छा और स्वच्छ वातावरण बनाने में सहायक होता है। बच्चे आपस में डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में, और कक्षा में छात्रों की जो जिज्ञासा होती है वो तत्काल समाधान हो जाता है। और छात्रों से पूछी गई जानकारी एवं प्रश्नों को यह पद्धति प्रोत्साहित करती है। तो इसके गुण कौन कौन से हैं? तो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जो लेक्चर मेथड है वो आमतौर से उपयोग किया जाता है और ये मौखिक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करती है। मौखिक रूप से यानी सामने बोल के। तो यदि छात्र संतुष्ट नहीं है तो तत्काल शिक्षक से प्रश्न पूछ सकता है और उसकी शंका का समाधान प्राप्त कर सकता है। शंका समाधान तुरंत हो सकता है। अब इसकी उपयोगिता क्या होती है? अब उपयोगिता है, ये तो बहुत सरल और उपयोगी पद्धति है और इसी पद्धति को, लेक्चर मेथड को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्यापन के लिए अपनाया जाता है और निरंतर उपयोग में होता है। तो इसके गुण है समय की बचत, इससे समय की बचत होती है। ये पाठ्यक्रम संरचना पद्धति पर आधारित है और ये पद्धति अत्यंत उपयोगी और कारगर है। और शिक्षक को लघु समय में पाठ्यक्रम पूर्ण करना होता है क्योंकि समय कम है, पाठ्यक्रम बढ़ा है, और कम से कम समय में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए लेक्चर मेथड एकमात्र विकल्प है। दूसरा है, अध्यापन में न्यूनतम साधनों से सामना। देश की जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है उसमें शिक्षकों की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या है, अहम समस्या है। तो अन्य संसाधनों की भी कमी है। ऐसी स्थिति में लेक्चर मेथड को अपनाया जाता है और उसकी समस्या का समाधान तुरंत निकाला जाता है। तो विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लेक्चर मेथड सफल प्रयोग हो रहा है। तीसरा है, तत्काल सुधार या संशोधन। यदि शिक्षक की ओर से कोई त्रुटि हो जाती है तत्काल इस पद्धति में संशोधन और सुधार हो जाता है, कर भी दिया जाता है, जबकि अन्य पद्धति इस प्रकार की गलती को तत्काल सुधार या संशोधन नहीं कर पाती। चौथा है, सही वातावरण निर्मित करने में यह पद्धति सहायक है। कक्षा में छात्रों के बीच एक सही वातावरण का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्याख्यान पद्धति, लेक्चर मेथड ही श्रेष्ठ है। पांचवा है, व्याख्यान। लेक्चर मेथड अपनाने में सबसे अधिक सरल है। कम समय में ज्यादा पाठ्यक्रम पूर्ण करना इसी पद्धति के द्वारा ही हो सकता है और विषय के मूलभूत सिद्धांतों को समझने के लिए भी यह पद्धति सर्वश्रेष्ठ है और इसमें किसी भी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती। टीचर सामने खड़ा होगा, बच्चे सामने रहेंगे, अपने बेंच में बैठे रहेंगे और टीचर अपना लेक्चर देके चले जाएगा। नौवां, विषय वस्तु को समझने इस पद्धति मानते हैं। अब लेक्चर मेथड के दोष क्या क्या हैं?
पहला दोष है, इस पद्धति में छात्रों की कोई रचनात्मक भूमिका नहीं होती, वे केवल निष्क्रिय और शांत सुनने वाले ही होते हैं। दूसरा, यानी लेक्चर दे रहा है टीचर और जो स्टूडेंट है वो बढ़िया आराम से सुन रहा है, लास्ट में डाउट अपना क्लियर किया जाता है। विधि जैसे व्यवहारिक विषय में यह पद्धति उतनी उपयोगी नहीं होती, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी होता है। इसमें बच्चा सुन रहा है, टीचर ये करके लेक्चर देके निकल गया। अब हर बच्चे में वो क्वालिटी नहीं होती कि उसके उठ के अपना डाउट क्लियर कर सके, हर कोई इतने कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे नहीं होते। लेकिन लीगल एजुकेशन में जब हम वकील बनने जा रहे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रखना पड़ेगा और वो फुल कॉन्फिडेंस के सामने, जज के सामने गवाही ले सकता है, जज के सामने आर्गूमेंट कर सकते हैं। यदि खुद दबा सहमा डरा हुआ रहेगा तो वो जज के सामने गवाही कैसे लेगा, जज के सामने आर्गूमेंट कैसे करेगा, बेल में आर्गूमेंट कैसे करेगा। इसलिए ये उसके लिए ये दोष है उनके लेक्चर मेथड के। तो ये विधि के क्षेत्र में उतना उपयोगी नहीं है, इसके क्षेत्र में वही उपयोगी है जो प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा से ज्यादा दे सके। तो प्रशिक्षित तथा हुनरमंद शिक्षकों का अभाव पद्धति को कठिन बना देता है। यदि पुस्तक लिए और जाके पढ़ दिए तो बच्चों को क्या समझ आएगा। तो जो ट्रेंड टीचर हैं, जिसने वकालत भी किया है और जिसको पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज है, ऐसे टीचर यदि पढ़ाएं तो बच्चों को समझने में तकलीफ नहीं होती। तो ये एक तरफा पद्धति है जहां शिक्षक सक्रिय होता है और छात्र निष्क्रिय हो जाता है, ये भी इसके दोष हैं। विधि के शिक्षकों की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या है, गंभीर समस्या है। माध्यम की समस्या, अब हिंदी जानने वाला और अंग्रेजी जानने वाला अलग अलग होता है। तो यदि अंग्रेजी का टीचर पढ़ा रहा है तो अंग्रेजी में पढ़ाएगा और हिंदी का टीचर पढ़ा रहा है तो हिंदी में पढ़ाएगा। तो अंग्रेजी वालों को तकलीफ होती है और अंग्रेजी में पढ़ा रहा है तो हिंदी वालों को तकलीफ होती है। ऐसे बहुत कम टीचर होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी में बैलेंस बना के रखते हैं। हमारे यहाँ है ऐसा। सातवां, अन्य पद्धति में इसका कोई समन्वय स्थापित नहीं हो सकता। तो अब अन्य पद्धति में लेक्चर मेथड ऐसा मेथड है जो अन्य मेथड के साथ मिक्सअप नहीं होता। तो अब इसमें निष्कर्ष क्या निकला? ये लेक्चर मेथड जो है एकदम परंपरागत पुरानी पद्धति है और उच्च शिक्षा में अपनाई जाने वाली उपलब्ध पद्धतियों में भी श्रेष्ठ भी है। लेकिन इस पद्धति का हमेशा उपयोग होता है हर जगह, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, क्योंकि ये उपयोगी और लोकप्रिय भी है। और देश में संरचनागत पाठ्यक्रम पद्धति लागू है। यहाँ ये पद्धति बहुत उपयोगी, प्रभावशाली और लोकप्रिय सिद्ध हो रही है। कम समय में विस्तृत पाठ्यक्रम पढ़ाना होता है तो लेक्चर मेथड के माध्यम से ही ये संभव है और इसी का उपयोग किया जा सकता है और किया जा रहा है, क्योंकि विद्यमान चुनौती का यही एकमात्र उपाय है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ संसाधनों की कमी है, विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की कमी है, जो एक बड़ी समस्या है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए अतिथि संकाय गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट फैकल्टी रखने के लिए हमेशा तैयार रहती है और जो लेक्चर मेथड है इसके द्वारा ही समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्याख्यान पद्धति के गुण दोष कौन कौन से हैं, तो जो मैं अभी पढ़ाई हूँ लेक्चर मेथड वही पढ़ना है, इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो ये हो गया लेक्चर मेथड। अब समस्या समाधान पद्धति, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड तो कई प्रकार की शिक्षण पद्धति है, टीचिंग मेथड है जिससे अध्यापन कार्य करवाया जाता है। तो जो टीचिंग मेथड है वो कई तथ्यों पर निर्भर करती है। कई तथ्यों मतलब पहला पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। दूसरा निर्देश, उन निकायों को निर्देश कहते हैं जो शिक्षा कार्य संचालित करते हैं। उदाहरण के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को निर्देश देते हैं। उक्त संकाय न केवल निर्देश देते हैं अपितु परीक्षा की योजना और आदर्श पाठ्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार करते हैं। LLB का पाठ्यक्रम जो है BCI करती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। ऑल इंडिया के लिए एक समान सिलेबस होता है। आदर्श रूप, इसके पैटर्न क्या होंगे? तो जो आदर्श रूप पैटर्न ये तैयार करते हैं जिसका संबंध महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को पालन करना पड़ता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो सिलेबस बनाएगी वो महाविद्यालयों को और विश्वविद्यालयों को, यूनिवर्सिटी को और कॉलेजों को पालन करना पड़ता है। तो शिक्षण की मूलभूत सामान्य पद्धति का वर्गीकरण और विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है और इसमें तत्काल निर्देश और सुझाव दिए जाते हैं जिसका पालन करना होता है। तो उच्च शिक्षा के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए शिक्षण पद्धति का सावधानी पूर्वक चयन किया जाता है
और ये जरूरी भी है। इसके लिए कई मेथड हैं, कई पद्धतियां हैं, तकनीकी एवं आदर्श रूप विद्यमान हैं। तो इसका पैटर्न यानी शिक्षण की किसी भी एक पद्धति पर सर्वमान्यता नहीं है। विशेष स्तर उच्च शिक्षा के अध्यापन की पद्धति के संबंध में कदापि संभव नहीं है। अपना ऑडियो बंद करो। एक पद्धति का सर्वमान्यता नहीं है, विशेषकर उच्च शिक्षा के अध्यापन की पद्धति के संबंध में कदापि संभव नहीं है। फिर भी शिक्षण की कुछ ऐसे मेथड हैं जो उच्च शिक्षा में अध्यापन की में प्रयुक्त किया जा सकता है। कौन कौन से मेथड हैं? पहला है मौखिक पद्धतियां। मौखिक पद्धति में विचार विमर्श, व्याख्यान को भी शामिल किया जा सकता है, जैसे सेमिनार, संगोष्ठी आयोजित करते हैं। अवलोकन पद्धति में फिल्म, चार्ट, नक्शे हाथ से बनाए जाते हैं, जो चित्र, उसका अवलोकन छात्र करते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जैसे मैं लीगल हिस्ट्री में चार्ट बना के सिखाती थी, तो उससे बच्चों के माइंड में तुरंत आ जाता है कि प्रशासनिक और न्यायिक पद्धति कौन कौन सी होगी, हमारे लीगल हिस्ट्री यानी हमारा जो भारत का इतिहास है उसमें कैसे कैसे संशोधन किए गए, कहाँ कहाँ पर क्या हुआ, ये चार्ट बनाने से, डायग्राम बनाने से तुरंत समझ में आ जाते हैं। तो पहला हो गया मौखिक, दूसरा हो गया अवलोकन। अब तीसरा है व्यवहारिक पद्धति। व्यवहारिक पद्धति में क्या है? प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करके देखा जाता है। तो व्यवहारिक स्वरूप में हमारे लॉ एजुकेशन में, लीगल एजुकेशन में प्रदर्शन पद्धति, क्लिनिकल मेथड, इसको बोलते हैं क्लिनिकल मेथड। तो इसमें मूट कोर्ट जैसे अपन 5th सेम में करवाते हैं, और उसके बाद विधिक सहायता शिविर लीगल रूप से लगाया जाता है। कहीं भी जैसे प्रदर्शनी लगी है, कुछ लगा है, या गांव-गांव में लीगल सहायता, लीगल हेल्प के लिए शिविर लगाया जाता है। लोक अदालत, विधिक शिक्षा, ये सब आते हैं इस मेथड में। तो व्यवहारिक रूप से ये व्यवहारिक पद्धति में बहुत जरूरी है। और पैरा लीगल सर्विस भी आ गया है, तो जो लॉ कर रहे हैं वो बच्चे जाके गांव-गांव जाके कानून की शिक्षा देते हैं। तो इस तरह से ये लीगल व्यवहारिक मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड है। तो समस्या समाधान पद्धति, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब किसी भी समस्या का समाधान बहुत जरूरी है, तो समस्या समाधान पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान वैज्ञानिक ढंग से हल खोजती, समस्या का वैज्ञानिक ढंग से ही हल खोजती है। और एक वैज्ञानिक तरीके से जो पद्धति है उसको नई चीजों को खोज करती है। तो ये पद्धति धीमी और समय लेने वाली जरूर है, लेकिन इस माध्यम से एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण करना बहुत कठिन है। अतः संरचनात्मक पाठ्यक्रम पद्धति ये वर्तमान में चल रहा है, ये उपयुक्त और व्यवहारिक नहीं है। यद्यपि BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल 21 में 21 में स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को व्याख्यान पद्धति के साथ, लेक्चर मेथड के साथ अत्याधुनिक तकनीकों का, जैसे समस्या समाधान पद्धति, मूट कोर्ट, नकली मुकदमा, जैसे अपन मूट कोर्ट में करवाते हैं 5th सेम में, तो वो सब होना चाहिए। ऐसा BCI का रूल है, रूल 21। तो समस्या समाधान पद्धति का व्यवहारिक स्वरूप क्या है? इसको एक प्रकार से स्मॉल रिसर्च कह सकते हैं, छोटा रूप कह सकते हैं, छोटा शोध कह सकते हैं, क्योंकि छात्रों को किसी भी समस्या के समाधान में कौन कौन से कदम उठाने पड़ते हैं। पहला है किसी समस्या का समाधान करना, पहचान करना। समस्या नहीं समझोगे तो पहचान, ये आगे कैसे बढ़ोगे, समाधान कैसे करोगे? तो पहला है किसी समस्या की पहचान करना। दूसरा परिकल्पना, हाइपोथेसिस तैयार करना, जैसा कि शोध कार्य में किया जाता है। तीसरा आंकड़े एकत्र करना। चौथा एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन करना। पांचवा अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करना। तो ये सब निर्धारित समय में पूरा करना होता है। तो छात्रों के लिए आवश्यक है कि वो अपने कार्य की रिपोर्ट तैयार करे और उसमें ईमानदारी से सतर्क होकर कार्य करे। मतलब इसमें जैसे मैंने रिसर्च किया कामकाजी महिला एवं कानून में, तो जैसे रिसर्च किया उसके बाद मैंने इतिहास को खंगाला, इतिहास में महिलाएं कब काम करती थी, कब से काम करना शुरू करी, कैसे धीरे धीरे महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाया गया। तो मैंने अभी महिलाओं की जो सोच है वो क्या है, वो घर और परिवार को एक साथ कैसे संभालती हैं, इसके लिए मैंने आंकड़े एकत्रित करने के लिए स्कूलों में जाके जो महिला शिक्षक है उनसे मिला, कॉलेज में मिला, हर क्षेत्र में जितने भी डिपार्टमेंट है प्रत्येक विभाग में मैंने अपना क्वेश्चन आंसर होता है, क्वेश्चन लिख के देना पड़ता है और आंसर वो लोग लिख के देते हैं। तो मैंने क्वेश्चन पेपर ले जाके छोड़ा, उसमें उन्होंने आंसर दिया, तो उस हिसाब से मैंने अपने रिसर्च पेपर को तैयार किया। तो एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण, फिर मैंने देखा कितनी महिलाएं क्या सोचती हैं कि काम करना अच्छा है, बाहर निकलना, या फिर घर और बाहर को संभालना मुश्किल है।
तो इस तरह से मैंने अपना पूरा ये किया, उसमें विश्लेषण किया, उसके बाद उसका निर्वचन करके अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया और मेरा थीसिस तैयार हो गया। तो एक रिसर्च के लिए सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं कि समस्या क्या है। तो हम लोग की समस्या क्या है, मेरे रिसर्च के ऊपर बात कर रही हूँ। हम लोग की समस्या क्या है, कामकाजी महिलाएं। हम कामकाजी महिलाएं हैं, पूरा दफ्तर को अच्छे से संभालती हैं और घर को भी। तो क्या हमको समस्या होती है दोनों में बैलेंस बनाने में? तो समस्या की पहचान, उसके पास हाइपोथेसिस, इसको शोध कार्य के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो परिकल्पना, हमारी सोच क्या है, हाइपोथेसिस, आंकड़े, डाटा एकत्र करना। मैंने क्वेश्चनराइज देकर डाटा एकत्र किया, फिर उस डाटा को एकत्रित किया, फिर मैंने एक डाटा बनाया कि इतने % महिलाएं अपने कार्य से संतुष्ट है, घर और बाहर दोनों को संभाल सकती हैं, और इतने % महिलाएं अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसा मैंने लास्ट में निष्कर्ष तैयार किया, अपनी रिपोर्ट तैयार करी। तो ये सब करते हुए हमको एकदम प्रैक्टिकल रहना है, ऐसे कुछ भी लिख दिया ऐसा नहीं। जो थीसिस तैयार कर रहे हैं वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब इसके गुण क्या क्या हैं? समस्या समाधान पद्धति, तो इसके गुण क्या क्या हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो समस्या समाधान पद्धति के गुण है, पहला, छात्रों को प्रोत्साहित करती है। जब प्रैक्टिकल में हम काम करेंगे तो हमको प्रोत्साहन मिलेगा, अरे इसमें और अच्छा ऐसा कर सकते हैं, इसमें ऐसा कर सकते हैं, अपने आप दिमाग डेवलप होता है जैसे रिसर्च की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा, छात्रों के मन में नए विचार और सुझाव आते हैं, यानी नए जैसे ही हम रिसर्च की ओर आगे बढ़ते हैं, कोई चीज को खंगालना शुरू करते हैं तो हमारे विचार में एकदम से बदलाव आ जाता है, हमको नए विचार और सुझाव आते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जो हम अपने रिसर्च में सुझाव भी देते हैं। इस तरह से इतनी महिलाएं ये संतुष्ट नहीं है, इतनी संतुष्ट हैं, तो इसमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे कामकाजी महिलाओं के बारे में, कार्यस्थल में अक्सर महिलाओं को बराबर में रहते हैं, हम उनसे बड़े भी रहते हैं, फिर भी महिलाओं के साथ शोषण होता है। तो विशाखा बनाम राजस्थान, जो मेरे इस रिसर्च का मेन ये था, पूरा रिसर्च का जो शुरू से आखिरी तक घूमा है, इसी के ऊपर घूमा है कि यदि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी प्रकार से यौन शोषण होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है विशाखा बनाम राजस्थान, उसका पालन किया जाए, उसके गाइडलाइन का पालन किया जाए। तो मैंने सुझाव भी दिया कुछ अपने थीसिस में। तो नए विचार और सुझाव आना स्वाभाविक है। तो छात्रों को अपने कार्य के लिए कड़ा परिश्रम करना होता है, इधर उधर जाओगे, दिन भर थकोगे, स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे मैंने दौरा किया है ना, तो किसी विशेष साजो सामान की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसको जाके देना होता है, उसके बाद कलेक्ट करने के लिए भी जाना होता है, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार जाना पड़े, काम तो अपना है। तो रचनात्मक विचार आते हैं और कल्पना के विकास में पद्धति सहायक होती है और छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी करती है ये। तो छात्रों और शिक्षकों में परस्पर संवाद और स्वास्थ्य संबंधी संबंधों का भी विकास होता है, स्वस्थ संबंधों का विकास होता है। क्या परस्पर संवाद मतलब हम जिसके अंडर रिसर्च कर रहे हैं, जिस टीचर के अंदर, उसके साथ अपन खुल के बात करते हैं, सर यहाँ समझ नहीं आया, मैडम यहाँ समझ नहीं आया। और स्वस्थ संबंधों का, वो खुल के आपको सलाह दे सकते, नहीं ऐसा करो करके आपको आदेश निर्देश दे सकते हैं। मेरे सर ने तो, जिनके अंडर में मैं पीएचडी करी, उसने साफ बोला कि इनके कंठ में माँ सरस्वती का वास है, एक भी शब्द मेरे का और की काटना नहीं पड़ा। मैंने जैसा लिखा वैसे को ओके किया। और बहुत से लोगों ने धारणा बताई थी मेरे को कि वो सर बहुत काट पीट करते हैं, आपको पीएचडी नहीं करने देंगे। तो ये गलत धारणा थी और उन्होंने मेरे का और की में भी काट छाट नहीं की। और मेरे सीनियर बेस्ट सर थे, उनके सामने कहा कि मैडम तो ऐसा लिखी हैं, सुशीला ऐसा लिखी है कि एक शब्द को मैं काटने के लिए ये नहीं हूं करके। तो ऐसा होना चाहिए रिसर्च के जब क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो सामने वाले को हम इतना संतुष्ट कर दें, इतना बढ़िया रिसर्च पेपर तैयार करें कि सामने वाला टीचर जो है संतुष्ट हो जाए। तो समस्या समाधान में छात्र व्यवहारिक और रचनात्मक हो जाते हैं। व्यवहारिक हो जाता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। जैसे व्यवहारिक के तौर पे उदाहरण बता रही हूँ, मेरा जैसे थीसिस तैयार किया मैंने 3 पुस्तक और लिख डाली मैं। पहला कामकाजी महिला एवं कानून और दूसरा उड़ान एक परिचय, भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास। इस तरह अपने आप अपने अंदर से मानसिक विकास होता है और अपने को नई नई चीजें सीखने मिलती है, नए चीज लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए हम जागरूक हो जाते हैं। तो ये समस्या समाधान में छात्र व्यवहारिक और रचनात्मक हो जाते हैं, एक प्रकार से लेखक बन जाता है। तो इस पद्धति से छात्रों की रुचि और उत्सुकता का विकास होता है। ये तो इनके गुण हो गए।
अब इसमें दोष कौन कौन से, डिमेरिट कौन कौन से दोष हैं? पहला है संरचनात्मक आधारित पाठ्यक्रम में लागू किया जाना व्यवहारिक नहीं होता। सैद्धांतिक में हम व्यवहारिक जोड़ रहे हैं, ये इसमें संभव नहीं है। ये धीमी और समय ज्यादा लेने वाली पद्धति है। अब आप क्वेश्चन छोड़ने जाओगे, आज छोड़ने जाओगे, सामने वाला बोलेगा 15 दिन में आना, तो आप 15 दिन में जाओगे, क्योंकि अपने हाथ से तो लिख नहीं सकते, सामने वाला जो बताएगा उसी खाप से आप आंकड़ा है, तो समय ज्यादा लेता है और धीमी पद्धति है। और इसे लागू कर निर्धारित पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पूरा करना भी संभव नहीं होता, क्योंकि यदि 2 साल में हमको पीएचडी करना है तो सामने वाला आंकड़ा एकत्रित नहीं छो पाया है तो कैसे 2 साल में कर पाओगे? तो ये संभव नहीं है। आधुनिक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तथा उसके शिक्षक इस पद्धति को अपनाने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि भारत की जो विधिक परिषद है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देशित किया है कि समस्या समाधान पद्धति के साथ व्यवहारिक तकनीकी, जैसे मूट कोर्ट है, कृत्रिम मुकदमे हैं, कृत्रिम मुकदमे जैसे किसी भी अपना मान लो इस केस में 302 के केस में ऐसा हुआ, 498 के केस में ऐसा हुआ, तो इसको कैसे हम ये करेंगे, कोर्ट में कैसे हम गवाही लेंगे, कैसे आर्गूमेंट करेंगे, कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या होगी, इस चीज को अपन कॉलेज में करवाएं तो बच्चों को बहुत कुछ नॉलेज हो जाता है। 5वां है, इसमें विशेष सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती, जिनका महाविद्यालयों में इसमें विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जिनका महाविद्यालयों में अभाव होता है। जैसे मूट कोर्ट करेंगे तो एक मूट कोर्ट ये होना चाहिए, रूम होना चाहिए, जिसमें जज कहाँ बैठता है, बाकी लोग कहाँ बैठते हैं, वकील कैसे खड़े होते हैं, कैसे आर्गूमेंट करते हैं, तो ये सभी महाविद्यालयों में नहीं होता है। और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कठिन भी है, क्योंकि अक्सर लॉ उन्हीं लोग करते हैं जो जॉब करते रहते हैं या कुछ अलग फील्ड में लगे रहते हैं, वो लोग ज्यादा लॉ करते हैं। और जिसको लॉ के फील्ड में ही आगे बढ़ना है उनके लिए 12th बेस पे है, 12th के बाद BA LLB, BCom LLB, BBA LLB ये सब करते हैं, तो ये इनके लिए भी कठिन हो जाता है व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज। इसमें व्यवहारिक कार्य पर ज्यादा बल प्रदान किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दिया जाता है। जैसे आप BA LLB कर रहे हो आप बड़ी यूनिवर्सिटी से, तो सुप्रीम कोर्ट जाने बोल रहे हैं आपको महीने भर के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पैसे भी चाहिए। जैसे आप दुर्ग रायपुर में रहते हो तो आने जाने के लिए पैसे भी चाहिए, आप 15 महीना भर वहां रहोगे, 15 दिन वहां रहोगे, उसके लिए भी पैसे चाहिए। प्लस आप जहाँ ठहरे हो वहां से जो सीनियर है जिसके अंडर में आप कर रहे हो वहां